Hello everyone and welcome back to Minds Mind tutorial. So we started with the topic carbohydrate metabolism, जिसके अंदर इससे पहले वाला जो वीडियो सेगमेंट था उसके अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट कर लिया था. उससे पहले ऑलरेडी और भी साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जस्ट पहले वाला वीडियो सेगमेंट अगर आप देखेंगे सो इन इट वी हैव कंप्लीटेड ग्लाइकोलिसिस. अलॉन्ग विद दैट वी हैव कंप्लीटेड पास्चर इफेक्ट एंड लैक्टिक एसिड साइकिल, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्रेब्स साइकिल. एंड इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस साइकिल वीडियो, देन आई वुड सजेस्ट दैट आप पहले वो वाला वीडियो देख लें, देन आप इस सिट्रिक एसिड साइकिल के ऊपर आएंगे. सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है और ये एक तरह का ऑक्सीडेटिव पाथवे है. इसको पेंटोज फॉस्फेट शंट भी कहते हैं और ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं. तो ये छोटा सा अभी आपके सामने जो साइकिल दिखाई दे रहा है ये इतना छोटा नहीं होता क्रेब साइकिल का. सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो साइकिल शो करी है आपको, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट्स को शो कर रही है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेंगे कि सबस्ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के. सो सबसे पहले सबस्ट्रेट्स को याद करने के लिए अगेन जैसे मैंने ग्लाइकोलिसिस में आपको कोड बताया था याद करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर कोड मैंने लिख दिया है. तो सिंपल कोड है CCIOK SSFMO. तो CC का मतलब यहाँ से सिट्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सिट्रेट. फिर उसके बाद सिस एकोनिटेट, वो हो जाएगा दूसरा C. आई का मतलब होता है आइसोसिट्रेट. सब देखिए सिट्रेट वर्ड से आ रहा है, तो इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल है. और घर में आप लोगों ने घर में यूं भी नाम सुना होगा सिट्रिक एसिड का, कि कभी कभी खाने में यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड. बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है. लेमन के सब्सटीट्यूट की तरह हम लोग सिट्रिक एसिड को घरों में यूज करते हैं. तो वही चीज है. तो सिट्रिक वर्ड तो ऑलरेडी याद हो ही जाएगा इस तरह से. तो CCIOK. ओके क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? ओ का वैसे कोई यहाँ रोल प्ले नहीं, सिर्फ याद करने के लिए मैंने अल्फा को ओ बता दिया है. यहाँ पर अल्फा के करके याद रखोगे तो वो और भी अच्छा है, लेकिन किसी को अगर अल्फा बीच में नहीं याद आ रहा तो मैंने उसको बनाने के लिए यहाँ पर निमोनिक्स बनाने के लिए CCIOK बना दिया है. तो CCIOK और K यहीं पर ऐड हो जाता है. उसके बाद आगे के सबस्ट्रेट्स होते हैं SSFMO, जिसमें पहले इसका मतलब होता है सक्सीनाइल कोएंजाइम A, दूसरा होता है सक्सीनेट, उसके बाद फ्यूमरेट. तो F तो एक ही आ रहा है तो फ्यूमरेट यूं भी याद हो जाएगा, मेलेट और ऑक्जेलो एसिटेट, और लास्ट में यहाँ पर साइड में निकलता हुआ एसिटाइल कोएंजाइम A दिख रहा है. और आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे तो वो 10 स्टेप प्रोसेस थी, लेकिन मेनली ग्लाइकोलिसिस में होता क्या था, उसमें ग्लूकोज जो था वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता था. मेन तो यही प्रोसेस है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. तो वो जो पायरुविक एसिड वहां बना था वो पायरुविक एसिड यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो पायरुविक एसिड यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कैसे होता है. सो इट इज कन्वर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन. जो पायरुविक एसिड होता है जब उसका कार्बोक्सिलेशन होता है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A बना लेता है, एंड देन दैट एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर्स इनटू द साइकिल नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल. तो आपको याद ये करना है कि सिट्रेट से आप याद करेंगे, लेकिन ये बीच में जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो कहां से आ रहा है वो मैंने यहां बता दिया. तो CCIOK SSFMO, CCIOK SSFMO. तो पहले शुरुआत करनी सिट्रेट से, दूसरा है सिस एकोनिटेट, सिट्रेट सिस एकोनिटेट, फिर उसके बाद आइसोसिट्रेट, फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट, उसके बाद सक्सीनाइल कोएंजाइम A, फिर उसके बाद सक्सीनेट. यहां पर आते हैं पहला एस जो है वो कोएंजाइम A का कहलाएगा, फिर आएगा सक्सीनेट, उसके बाद आ जाएगा फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्जेलो एसिटेट, और वो जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो यहाँ पर शोन है. तो क्रेब साइकिल में सबसे पहली चीज क्या हो रही है, जो ग्लूकोज है उसने सबसे पहले मैं ये ग्लाइकोलिसिस का रिवीजन करवा रही हूँ, तो वो पायरुवेट बना देता है ग्लूकोज. पायरुवेट इज सेम थिंग नोन एज पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड और पायरुवेट एक ही बात होती है. तो जो ग्लूकोज होता है जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये जो पायरुवेट होता है ये बदल जाता है एक एंजाइम में जिसको कहते हैं, एक सबस्ट्रेट में, आप एंजाइम ना भी लिखें तो सबस्ट्रेट लिखना ज्यादा सही है, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर चेंज हो जाता है. तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में जब कन्वर्ट होता है तो ये जिस प्रोसेस से होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन. ये ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के थ्रू बनता है. और हर ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई थी, ये वाली प्रोसेस तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस थी, जिनमें भी ग्लाइकोलिसिस होती है उसके अंदर बाद में पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में अगर बदलता है तो वो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में बदलता है. देन दिस एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर्स इन दी क्रेब्स साइकिल, ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, उसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं. तो ये एक तरह से हमारे पास अलग स्कीम आ जाती है जिसमें हम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करवा रहे हैं. एक स्कीम हमारे पास थी कि हम एनारोबिक वे में ग्लूकोज को यूज करवा ले. तो जब हमें एनारोबिक वे में ग्लूकोज को यूज करवाना होगा तो हम ग्लाइकोलिसिस यूज करेंगे. और जब भी हमें एरोबिक वे के अंदर, एरोबिक वे में यानी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से अगर हमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवाना है, ग्लूकोज
का यूटिलाइजेशन करवाना है तो हमें क्रेब्स साइकिल का यूज करना होगा, ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसको कभी कभी एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट शंट। पेंटोज फॉस्फेट शंट, ये हो गया एक नाम। एक हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल नाम। जितने वर्ड्स हो सकते हैं मैं सारे यहां पर बता रही हूँ, फिर हम लोग साइकिल के ऊपर आ जाएंगे। अब उसके बाद एक और नाम होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव पाथवे, क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने अभी सबस्ट्रेट्स तो देखे थे, मैं उसको लिखूंगी भी और स्टार्ट करेंगे हम उसको। सबसे पहले मैंने यहाँ कोड ले लिया है CCIOK SSFMO। अब आपको याद हो चुका होगा, सबसे पहला सबस्ट्रेट होता है सिट्रेट। सिट्रेट का सिट्रेट हो गया। उसके बाद दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा आएगा? अच्छा, पहले से एरोस मत बनाना, कभी भी एग्जाम में बनाओ ना सिट्रिक एसिड साइकिल, एरोस पहले से नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एरोस फिर जैसे मैं यहाँ से एरो लेते हुए जा रही हूँ तो वो सर्कल प्रॉपर नहीं बनता, बाद में उसके हिसाब से आप सर्कल्स बना देना तो वो ज्यादा प्रॉपर लगता है। अभी सिर्फ नाम लिखते हुए जाओ। तो सिट्रेट, दूसरा हो जाएगा सिस एकोनिटेट, हम लोग याद करते भी साथ में जा रहे हैं। सिट्रेट, सिस एकोनिटेट। आई का मतलब क्या हो जाएगा? आइसो सिट्रेट। तो क्या हो जाएगा? आइसो सिट्रेट। और एक इमेजिनरी सर्कल के फॉर्म में लिखते हुए जाना है इसको। फिर ओके का मतलब मैंने क्या बताया, ओ यहाँ पे मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा में ले रही हूँ। ओ की जगह पे हमें अल्फा वर्ड याद रखना है, तो अल्फा आना है तो अल्फा, उसके बाद डैश आएगा, क्योंकि जब भी हम एक न्यूमेरिकल जैसे नंबर को अगर किसी अल्फाबेट के साथ जोड़ते हैं तो बीच में डैश आना चाहिए, तो ये डैश आ गया। अल्फा कीटो ग्लूटामेट, सॉरी ग्लूटरेट। इतना क्लियर हुआ? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो हमारा एस आना चाहिए। एस का मतलब क्या होता है? पहले एस का मतलब आपको याद रखना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहां से शुरुआत होगी सक्सिनाइल की, सक्सेस से याद रख सकते हैं इसको, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सक्सीनेट। दूसरे एस का मतलब होता है सक्सीनेट। यहाँ 8 है तो इसके सामने भी 8 याद रख लेना है। उसके बाद एक ही एफ है तो एफ से एक ही याद रखना है, फ्यूमरेट। फ्यूम्स उठती है ना कभी भी चीजों में, तो उससे याद कर लेना फ्यूमरेट। उसके बाद मेलेट, मेलिक एसिड होता है, उसी तरह से मेलेट याद हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेलेट। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑक्जेलो एसीटेट, इतना याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा सिट्रेट के अंदर ये ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके पीछे हम लोग यहाँ पर हमारे सर्कल्स लगा देंगे, तो सर्कल हमारा प्रॉपर दिखाई देने लगेगा इस तरह से, ये और ये। अब बीच में हमने क्या बात की थी कि वो जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है। तो वो एंटर कहाँ से करता है? इसी जगह से एंटर करता है। और वो एंटर कौन कर रहा है? तो वो करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और बीच के अंदर एक डैश ले लेना है। अच्छा, अगर आपको मेरे इस कोड से ये चीज याद नहीं हो रही और अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उन्हें लग रहा है कि हमें ऐसे याद नहीं करना, तो एक और ट्रिक होती है, टीचर्स बताते हैं नॉर्मली, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। तो सिट्रेट की जगह याद रखना क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। क्रिकेट कोच इंडिया, ऑफ इंडिया याद कर लेना, अपॉइंट्स, यहाँ पर अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, ऐसे भी याद हो सकता है। तो मैंने जो यहाँ पर निमोनिक्स आपको बताना है वो मैंने नोट कर दिया। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, ऑफ याद एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट याद नहीं होगा तो फिर कैसे याद करेंगे? तो क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है, ये वाला कोड तो याद रखना ही, और जिन्हें कोड नहीं याद रखना वो डायरेक्टली भी स्टेटमेंट से याद रख सकते हैं। तो अब स्टार्ट होता है, तो जिसमें अब आपको याद रखना है जिसमें एन और एफ आएगा, एन और एफ आएगा, उनको ढूंढो, ठीक है। तो अब ढूंढना कैसे? ये जो मैंने यहाँ पर निमोनिक्स लिखा है ना, उसी में एन और एफ को ढूंढना है। पहला क्या कह रहा है? क्रिकेट, इसमें एन आ रहा है या एफ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसको भूल जाओ। आगे चलो, कोच को देखो, एन आ रहा है या एफ आ रहा है? नहीं आ रहा, भूल जाओ। इंडिया में देखो तो एन आ रहा है, एन आ गया। तो जहां भी एन आएगा, जहां भी एन आएगा वहां पर आपको एक चीज रिलीज आउट करवानी है जिसको कहते हैं NaDH प्लस CO2। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन की मेथड है वो यहाँ पर होती है, इसीलिए CO2 यहाँ पर रिलीज आउट हो रहा है। एक बात और, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की जो मेथड होती है वो 2 तरह से होती है, 2 स्टेप्स में होती है।
पहली स्टेप में तो CO2 बाहर आता है NaDH के साथ, लेकिन दूसरी स्टेप जब होती है उसमें NaDH के साथ CO2 बाहर नहीं आता, पर आपको उतना फोकस नहीं करना। उसके बाद क्या हो रहा है, हम आगे चले, इंडिया का वहां से तो हमने N देख लिया। अब पॉइंट्स में देखिए यहाँ पर भी N दिख गया, यानी कि हमें क्या करना है, इस वाले एरो से भी बाहर निकालना है किसको, NaDH प्लस CO2 को। तो जहां जाए N और F आ रहा है वो ढूंढते हुए चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि हम आगे बढ़े, हमने यहाँ से अपॉइंट्स वर्ड देख लिया। अब यहाँ स्मार्ट वर्ड को देखिए, यहाँ M आ रहा है, N तो नहीं आ रहा और F भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद करनी है और वो ये है, यहाँ पर आ रहा है एक A, हमारे सबस्ट्रेट में A वर्ड दिखे, और जहां A वर्ड दिखेगा जैसे यहाँ पहुंचोगे तो याद रखना कि इस तरफ से आपको ATP को और GTP को रिलीज आउट करवाना है। इस A को देखकर याद आ जाएगा, ATP और GTP को निकाल दो यहाँ से। उसके बाद आगे चलेंगे, ये स्मार्ट वाला वर्ड हो गया। अब आ गए स्टाफ पे, और बात क्या हुई थी, हमें N और F को ढूंढते हुए चलना है। अब यहाँ तो दो बार F आ गए, तो जब 2 बार F आएंगे तो अब NaDH निकालने की बजाय आपको N की जगह बस F लगाते हुए FADH निकाल देना है। तो यहाँ सक्सीनेट के आगे जो चीज निकलेगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर निकलेगा FADH। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 2 बार F आ रहे हैं, तो उसको 2 बार दर्शाने के लिए आप क्या कर सकते हो, FADH2 लिख सकते हो। और एक चीज याद रखना कि हमेशा वर्ड पीछे वाला देख लो, लेकिन निकली की जो चीज है आगे की तरफ से निकालनी है, एरो के आगे से, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर जब 2 बार F आ गया, FADH2 हमने ले लिया, तो इस फॉर की अब कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप याद रखना कि इस फॉर का तो कोई रोल प्ले है ही नहीं, तो इसको तो आप भूल जाना। सिर्फ एक यहाँ फॉर जो फ्यूमरेट वाला फॉर का F है उसको भूल जाना, उसके NF के बदले आपको कुछ नहीं लिखना। अब आगे बढ़ेंगे, मेलेट, उसके मेन में N आ गया, तो N का मतलब क्या होगा, फिर से NaDH निकालना है, लेकिन मेन यहाँ पर आए तो आगे वाले एरो में हमको NaDH निकालना है। तो NaDH यहाँ पर से निकलेगा इस जगह से, और सिर्फ NaDH निकलेगा, CO2 नहीं बाहर आएगा, सिर्फ NaDH बाहर आएगा। तो हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर रिलीज आउट हो रही है, मैं उसको मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मार्क करने के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आया, सबसे पहला NaDH और CO2, उसके बाद यहाँ एक आया NaDH CO2, उसके बाद यहाँ A के बदले हमने ले लिया ATP GTP, उसके बाद यहाँ सक्सीनेट के आगे वाले पे हमने क्योंकि यहाँ 2 बार F आ गया था स्टाफ नाम से, तो यहाँ पर हमने FADH2 यूज कर दिया। उसके बाद मेन के आगे वाले में हमने एक NaDH यूज कर दिया। इस तरह से हमारी प्रोसेस पूरी हो गई। और ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि यहाँ ये जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज जो था वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ था, इसने बना दिया था एसिटाइल कोएंजाइम A। और हमें ये पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बदले 2 पाइरूवेट बनते हैं। शुरू में ही बता दिया था कि ग्लाइकोलिसिस उस साइकिल को कहते हैं जिसमें एक ग्लूकोज के बदले लास्ट में 2 पाइरूविक एसिड या 2 पाइरूवेट बनेंगे। तो जब 2 पाइरूवेट रहेंगे तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम भी कितने रहेंगे, वो भी 2 बनेंगे। तो ये याद रखना है। तो अब हम करेंगे काउंटिंग। टोटल NaDH हमारे कितने बने यहाँ पर, एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना और तीसरा यहाँ पर बना, 3 NaDH बन रहा है। तो मैं अगर यहाँ मेरा डेटा लिखने लगूं तो कुछ किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर, या फिर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके नीचे की तरफ ले लेती हूँ। NaDH बने कितने बने, 3 टाइम्स बने, 3 NaDH बने। और हमने यहाँ पर शुरू में बता दिया कि एक ग्लूकोज के बदले 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते, लास्ट में एक ग्लूकोज के बदले 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते, लेकिन 2 एसिटाइल कोएंजाइम एक वाली जो साइकिल है उसमें NaDH कितने बन रहे हैं, 1, 2 और 3 बार बन रहा है। तो 3 NaDH को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक ग्लूकोज का डेटा आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो। उसके बाद हम देखेंगे FADH कितना बना, सिर्फ एक ही जगह बना, तो FADH जो है वो एक ही बार बना है, FADH2 बना है बल्कि वो, और वो भी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मैं आके मल्टीप्लाई कर क्यों रही हूँ, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स बने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो एक FADH2 बन रहा है पूरी साइकिल में, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी एक ग्लूकोज के डेटा होगा। उसी तरह से एक चीज और क्या बनी है, वो है GTP और ATP। अगर एक GTP ATP जो बना है यहाँ पर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगेन आपके पास एक ग्लूकोज का डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्रेब्स साइकिल जो कि हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, और मैंने उसको लर्न करने की ट्रिक्स भी आपको बता दी। अब हम बुकिश लैंग्वेज में देखेंगे। तो बुकिश लैंग्वेज में सिट्रिक एसिड साइकिल कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होकर दिखाई दी जाती है। तो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग होती है सिट्रेट के साथ, सिट्रेट के बाद बनता है आइसोसिट्रेट C, फिर C यहाँ पर कोएंजाइम है, इस तरह से लिख दिया इन्होंने, मैं इसको थोड़ा इजी कर। तो सिट्रेट के बाद जो सिस एकोनिटेट बनना था वो यहाँ पर शो नहीं किया गया है, तो उससे कंफ्यूजन होता है। ये सिट्रेट के बाद सीधे आइसोसिट्रेट को शो कर रहे हैं, देन अल्फा कीटोग्लूटेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, उसके बाद सक्सीनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्जेलोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि पाइरूवेट से बना है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में यहाँ पर साइकिल बनाई गई है, हम लोग इसको नहीं देखें। अगर हमने अभी जो बनाई थी वो ड्रॉ करेंगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत क्रेब्स साइकिल की, यानी कि इसके थोड़े से टेक्स्ट
उसके बारे में। अब क्या होता है, इसको शुरू में मैंने कहा इसको कहते हैं पेंटोस फॉस्फेट शंट। अब ये जो शंट होता है ये हमें ये चीज प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं NADPH। तो ये जो शंट है हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, NADPH प्रोवाइड कर रहा है। और ये NADPH क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, साथ में ये इंटरमीडिएट पेंटोस ईस्टर्स के लिए भी नेसेसरी होता है, जिससे कि न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस आसानी से हो पाए। तो अगर आपको न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करवाना है या फिर फैटी एसिड का सिंथेसिस करवाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी NADPH की। और NADPH कहां से आता है, इसी शंट में से आता है। तो NADPH लाने के लिए हमें ये शंट की जरूरत पड़ती है। और NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस एंड द इंटरमीडिएट पेंटोस ईस्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये जो शंट है एक चीज हमें क्या दे रहा है, एक तो NADPH दे रहा है और दूसरा हमें क्या दे रहा है, इंटरमीडिएट पेंटोस ईस्टर्स दे रहा है। NADPH का काम क्या है, वो हमें फैटी एसिड सिंथेसिस करवाएगा और इंटरमीडिएट पेंटोस ईस्टर्स का काम क्या है, वो हमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करवाएंगे। तो ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि यही शंट हमें प्रोवाइड करता है। और इसकी जो स्टेप्स होती है पर्टिकुलर पाथवे की, उसको समराइज करने के लिए हम देख लेंगे। तो शंट ये प्रोवाइड करता है, पहला NADPH इंटरमीडिएट पेंटोस ईस्टर्स, NADPH फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए और ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए। एक चीज आपको अपने माइंड में ये रखनी होगी कि ये जो पाथवे होता है क्रेब्स साइकिल जिसको हम कहते हैं, ये कॉमन वन है, बहुत कॉमन पाथवे है फॉर द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। तो क्रेब्स साइकिल हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक फाइनल डिग्रेडेशन प्रोवाइड करता है सेकंड और थर्ड कार्बन एंड प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दिस पाथवे क्रेब्स साइकिल इज अ कॉमन वन फॉर द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड कार्बन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। फर्दर ये एक चीज और परफॉर्म करता है, यानी कि एनाबॉलिक रोल प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर द biosynthesis of amino acids, nucleic acids, long chain fatty acids and other main cellular components। तो अगर हमें क्या करवाना है, बायोसिंथेसिस करवाना अमीनो एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का या कोई और भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स, अगर इनका आपको बायोसिंथेसिस करवाना है तो उसमें भी एनाबॉलिक रोल प्ले जो परफॉर्म करता है वो ये क्रेब्स साइकिल का ही रहता है। फिर उसके बाद जब सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो जो पाइरुवेट्स और पाइरुविक एसिड रहते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में बने थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो जब सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तभी पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ये याद रखना है। सो व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट द पाइरुवेट्स और पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जो कन्वर्जन होता है यहाँ पर वो एक मल्टी एंजाइम के थ्रू होता है, क्योंकि मैंने वहां एंजाइम का नाम आपको नहीं बताया था कि जब ये पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो ये जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है वो एंजाइम होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये चीज याद रखना है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर। अब क्वेश्चन उठता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहां से आया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल्स के, ये वहां से एसोसिएटेड होता है और ये एक तरह का मल्टी एंजाइम होता है जो कि इंक्लूड करता है NAD, थायमीन, पायरोफॉस्फेट, लिपिक एसिड, लिपोइक एसिड जो होता है, सॉरी लिपोइक एसिड, वो सारी चीजें इस एंजाइम के अंदर आ जाती है। तो इनके बीच में जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहता है वो एक तरह का मल्टी एंजाइम है विच इज एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स एंड दिस मल्टी एंजाइम इंक्लूड्स NAD, थायमीन, पायरोफॉस्फेट एंड लिपोइक एसिड। इतने सारे नाम याद रखना है आपको। आई होप स्पेलिंग आती होगी क्योंकि इतनी टफ नहीं है, बचपन से स्पेलिंग सब तो पढ़ते हुए हैं। अगर MSc के स्टूडेंट है तो 11-12 से आपका बचपन स्टार्ट हो गया था जिसमें आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हुई थी। सो हम लोग उसको लिख नहीं रहे यहाँ पर। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर कर देता है बाय कंबाइनिंग विद ऑक्जेलो एसिटेट। तो ये ऑक्जेलो एसिटेट के साथ यहाँ कंबाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लस का साइन क्यों शो किया गया है कि वो बता रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो कंबाइन करता है ऑक्जेलो एसिटेट के साथ और फिर वो एक तरह का सिट्रिक एसिड बना लेता है जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ सिट्रेट बन जाता है जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको कन्वर्ट करना होता है 7 अदर कंपाउंड्स के अंदर, जो कि फाइनली वापस से जब घूम कर आता है तो वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की स्टेज पर आता है। तो साइकिल इसलिए घुमा के बता रहे हैं कि ऑक्जेलो एसिटेट से शुरू हुआ है तो खत्म भी ऑक्जेलो एसिटेट पे ही होगा।
और हर कन्वर्जन जो यहाँ पर आप देखोगे वो एक इन्फ्लुएंस में रहता है स्पेसिफिक एंजाइम के। हर जगह पर एक स्पेसिफिक एंजाइम रहेगा जो इसको वर्क करेगा। इनमें से अगर एक को भी अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एक भी एंजाइम को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो वो पूरी जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है किसी पॉइंट पर, और जो कंपाउंड है जो लास्ट में बनना था या उस टाइम पे बन रहा था वो फॉर्म नहीं होता और टाइम के साथ साथ वो एक्यूमुलेट होने लगता है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस आपके सामने दिखाई दे रही है, सभी चीजें जहां होती है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। जैसे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, वैसे सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और बिफोर हम लोग आगे की बातें डिस्कस करें तो कुछ और एसेंशियल स्टेप्स होती है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होती है। पहली से स्टार्ट करते हैं। पहली कहती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसका कंडेंसेशन करना, और ऑक्जेलो एसीटेट का भी इसके साथ कंडेंसेशन करना, और इसको कैटेलाइज करने के लिए यहाँ पर एक सिट्रेट कंडेंसिंग एंजाइम होता है। सिट्रेट कंडेंसिंग एंजाइम, कंडेंसेशन का क्या मतलब है, इन दोनों को साथ मिला रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो इन दोनों को अगर साथ मिलाना है तो सिट्रेट कंडेंसिंग एंजाइम इनको साथ मिलाता है, और ये एक तरह का रिवर्सिबल हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होता है सिट्रेट का टू आइसोसिट्रेट। यहाँ सिट्रेट देखिए आइसोसिट्रेट में बदल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रोसेस समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाने में, उसको कहते हैं एकोनिटेज। याद हो गया? तो मैंने यहाँ पर आपके वर्क को इजी करने के लिए जो क्या साइकिल होती है वो शो कर दी है, और इसके अंदर आपको साथ साथ में एंजाइम्स दिखाई दे जाएंगे, तो आप एंजाइम्स नोट कर सकते हो। उस साइकिल में मैंने एंजाइम्स नहीं लिखे थे क्योंकि मेरा फोकस था आपको NADH, FADH ये सारी चीजें बता दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आप ऐड कर सकते हैं, साइकिल तो आप बना ही रहे। तो आप देखिए, तो शुरुआत में देखिए पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर बन रहा है तो कौन सा एंजाइम लिखा हुआ है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस लिखा है, जिसको अभी आपने समझा। उसके बाद सिट्रेट जो है, जब सिट्रेट से यहाँ पर सिस एकोनिटेट बन रहा है तो इस जगह पर जो एंजाइम बन रहा है, क्योंकि एकोनिटेट बन रहा है तो उसी के नाम से मिलता जुलता एंजाइम ऊपर आ जाता है जिसको कहते हैं एकोनिटेज। तो यहाँ पर ऊपर कौन सा एंजाइम बन रहा है, एकोनिटेज एंजाइम बन रहा है, जो कि मतलब बन नहीं रहा बल्कि आ रहा है, जो कि हेल्प कर रहा है सिट्रेट को सिस एकोनिटेट में बदलने के अंदर। उसके बाद सिस एकोनिटेट को यहाँ पर डी आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाया गया है, लेकिन अगर आप सिंपल चाहो तो डी के बदले सिर्फ इतना याद रखना आइसोसिट्रेट में बदलता है, क्योंकि मैंने भी आइसोसिट्रेट से पढ़ा है। तो अगर डी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो आप उसको ऊपर फोकस नहीं करोगे, सिर्फ इतना देखिए सिस एकोनिटेट से कौन बन रहा है, आइसोसिट्रेट बन रहा है, और इनके बीच में जो एंजाइम रहता है वो अगेन एकोनिटेज ही होता है, तो ये याद रखना। उसके बाद आगे क्या होता है, तो आगे की स्टेप है कि ये जो आइसोसिट्रेट है उससे बन रहा है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है तो यहाँ पर इसके मिलता जुलता नाम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस यूज होता है। तो यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस आ जाएगा जो कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर उसको चेंज करवाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, तो वो कैसे बनेगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से बनेगा। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो आगे की तरफ दिख रहा है हमें, किस में कन्वर्ट होता हुआ, सक्सीनेट के अंदर। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, वो इसको कन्वर्ट करवा रहा है। उसके बाद सक्सीनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन सा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। अच्छा, आपको कुछ बुक्स में ये देखने को मिलेगा कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है सक्सिनिक थायोकाइनेज। तो अगर आप यहाँ पे सक्सिनिक थायोकाइनेज भी लिखोगे तो वो ज्यादा सही होगा। आप ये वाला हटा दें भले ही सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, इसके बदले आप कौन सा याद रखोगे, सक्सिनिक थायोकाइनेज याद रखोगे। दूसरा एंजाइम तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस है। फ्यूमरेट से मेलेट में जाने के लिए फ्यूमरेज एंजाइम यूजफुल है। उसके बाद मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में जाने के लिए मेलेट डिहाइड्रोजनेस नाम का एंजाइम आ जाता है बीच में, और उस तरह से प्रोसेस कन्वर्ट होती जाती है। और यहाँ पर ऑक्सिलो एसीटेट से सिट्रेट में सिट्रेट सिंथेज दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप से अगर आप देखोगे तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट, यहाँ पर ये जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ ये एसिटाइल कोएंजाइम है और ऑक्जेलो एसीटेज, इन दोनों की बात कर रही हूँ। इनका जो कंडेंसेशन होता है इज कैटेलाइज्ड बाय सिट्रेट कंडेंसिंग एंजाइम, द रिवर्सिबल हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, और फिर ये इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम एकोनिटेज। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप कहती है two forms of isocitrate dehydrogenase catalyze the conversion of isocitrate into alpha ketoglutarate, जिसमें से एक को रिक्वायरमेंट होती है NAD की और दूसरे को रिक्वायरमेंट होती है NADP की। तो NAD भी रिक्वायरमेंट होगा, NADP की भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर उसके बाद वो NAD जो होता है वो रिड्यूस होकर बना लेता है NADH को, और NADP जो होता है वो रिड्यूस होकर बना लेता है NADPH को, और साथ में CO2 भी लिबरेट आउट होती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है यहाँ पर कौन सी वाली, आइसोसिट्रेट से
अल्फा कीटोग्लूटरेट में जाने की प्रोसेस। इतनी सी जो प्रोसेस है, यहाँ पर दो तरह का कन्वर्जन होता है, दो तरह से होता है। एक रिक्वायरमेंट होती है एनएडी की और दूसरे को रिक्वायरमेंट होती है एनएडीपी की। एनएडी जो होता है वो रिड्यूस होकर एनएडीएच बना लेता है और एनएडीपी जो होता है वो रिड्यूस होकर एनएडीपीएच बना लेता है, साथ में CO2 भी वहां पर रिलीज होती है। फिर उसके बाद जब ये वाली रिएक्शन हो रही होती है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट जो होता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदल रहा होगा, जब ये वाली चीज होती है तो ये जो रिएक्शन होती है वो सिंपली अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस कैटेलाइज कर देता है। उसके बाद जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होगा वो सक्सिनेट में बदलेगा तो ये जो कन्वर्जन होता है इसमें एक एनर्जी नेसेसरी होती है, और वो एनर्जी जो रहती है वो इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि वहां पे आगे जाके इन्हें एक एनर्जी रिच बॉन्ड बनानी है, तो एनर्जी की इनको जरूरत पड़ती है। तो इस सिचुएशन में जो रिएक्शन यहाँ पर कैटेलाइज होती है वो एक एंजाइम करता है जिसको कहते हैं, यहाँ पर मैंने अपना एंजाइम चेंज करवाया था तो उसको कहते हैं सक्सिनिक थायोकाइनेज, SUCCINIC THIOKINASE। तो इनके बीच में सक्सिनिक थायोकाइनेज यूज होता है। और फिर क्या होता है, जो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट होता है जिसको हम GDP कहते हैं, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि एक फॉस्फेट एक्सेप्टर होता है, फॉस्फेट को ले लेता है। ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट कौन होता है? फॉस्फेट एक्सेप्टर होता है, फॉस्फेट को लेने वाला। और एक होता है ट्राइफॉस्फेट जो कि यहाँ पर बनता है जिसको हम कहते हैं GTP, यानी कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट दोनों यहाँ पर तैयार होते हैं। ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर GDP भी बनता है और GTP भी बनता है। जहां पर D वर्ड आ रहा है, D फॉर डॉग, GDP, तो उस टाइम पे आपको याद रखना है वो फॉस्फेट एक्सेप्टर होता है। और जहां पर GTP आ रहा है यानी ट्राइफॉस्फेट आ रहा है तो वो GTP रहता है। और जो GTP होता है, ये यहाँ तो सिर्फ GDP लिखा है, जो GTP होता है, T फॉर ट्री, तो वो वाला जो GTP होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद आपके सामने ये जो एंजाइम दिया गया है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ये जो एंजाइम होता है इसको फ्लेवोप्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फ्लेवोप्रोटीन की स्पेलिंग होती है FLAVOPROTEIN। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस को किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लेवोप्रोटीन की, जिसको कहते हैं FAD। और ये एक तरह का हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, ये हाइड्रोजन को ले लेता है और ये कैटेलाइज करता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट में जाना है तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, जो कि कौन करवा रहा है? FAD, जो कहना चाहिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस है, वो एक तरह का फ्लेवोप्रोटीन की जरूरत रखता है जिसको FAD कहते हैं। तो ये सारी बातें तो आप यहाँ पे एक पॉइंट में लिखवाई देती हूँ, सक्सिनेट से फ्यूमरेट के बीच में लिखना, एन एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस विच रिक्वायर्स अ फ्लेवोप्रोटीन FAD इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड इट कैटेलाइजेज द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। उसके बाद की स्टेप तो सिंपल है, फ्यूमरेट से मेलेट जाना है तो फ्यूमरेस करवा देगा इस काम को। और जो फाइनल स्टेप होती है यानी मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में जाने की, ये जो स्टेप होती है साइकिल की, इसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं मेलेट में से। ये जो मेलेट यहाँ बना था इसमें से 2 हाइड्रोजन को छीन लिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो मेलेट होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट को बना लेता है। और ये जो रिएक्शन होती है जो कैटेलाइज करता है उसको कहते हैं मेलिक डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पर मेलेट डिहाइड्रोजनेस लिखा है, आप इसको मेलिक डिहाइड्रोजनेस कर लेना। और इसको भी NAD नाम की चीज की जरूरत पड़ती है। NAD की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि NAD एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। तो ये मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट के बीच में आप लिखना, इन द फाइनल स्टेप ऑफ द साइकिल 2 हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम मेलेट विच यील्ड्स ऑक्जेलो एसीटेट। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय मेलिक डिहाइड्रोजनेस रिक्वायरिंग NAD एज एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो ये तो मैंने साइकिल एक्सप्लेन कर दी। अब क्या होता है, अगर प्रॉपर फंक्शनिंग आपको करवानी है यहाँ पर साइकिल की, तो कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं फॉर द रीऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है, प्रोविजन जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में रहता है। ये जो सिस्टम होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ये एक तरह का हमें रास्ता देता है जिससे कि हम हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर पाए और इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन तक ले जा पाए, यानी ऑक्सीडेशन करवा पाए। हाँ, अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है इस साइकिल की तो आपको क्या लगेगा? आपको कुछ प्रोविजंस लगेंगे, कुछ चीजें लगेंगी, प्रोविजंस। ठीक है, अब प्रोविजंस कौन से लगेंगे? पहला प्रोविजन आपको लगता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये पहला प्रोविजन आपको रिक्वायर्ड रहता है। तो ये लोकेटेड का होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम याद रखना। और ये जो सिस्टम होता है वो करता क्या है, ये एक रास्ता देता है हमें जिससे कि हम हाइड्रोजन को ट्रांसफर करवा पाए। तो अगर हमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवाना है, हाइड्रोजन ट्रांसफर,
तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे हेल्प करने वाला है। और अगर हमें ट्रांसफर करवाना है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि ऑक्सीजन तक पहुंच जाए या ऑक्सीडेशन करवाना है टू फॉर्म दी एनर्जी रिच बॉन्ड ऑफ एटीपी, तो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन तक अगर करवाना है, O2 तक अगर करवाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी हेल्प करता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन भी करवा देता है, ये साथ में ऑक्सीडेशन करवाता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिच बॉन्ड जो रहते हैं एटीपी के, वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाना है तो भी यही यूजफुल हो रहा है यहाँ पर, फॉस्फोराइलेशन में ऐसे लिख रही हूँ उसको। और जो स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पर कैटेलाइज करते हैं हर स्टेप को, हर सीक्वेंस में, वो कौन कौन से हो गए वो आपको पता है। एनएडी हो गया, या फिर एनएडी को आप एनएडीपी करके भी समझ सकते हो यहाँ पर, जो कि एफएडी साइटोक्रोम्स बना लेते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर होती है। और हर कैरियर यहाँ पर जो रहता है वो बार बार रीऑक्सीजनेट होता जाता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम है वो पास होगा या इलेक्ट्रॉन कुछ पास होगा नेक्स्ट मेंबर तक, अंटिल द फाइनल स्टेप इज रीच्ड। फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन जो होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को ले लेती है तो बन जाता है H2O। साइटोक्रोम जो रहता है वो एक हीम प्रोटीन रहता है जिसमें आयरन एटम जो रहेंगे वो पाए जाते हैं, जो कि Fe6+ यानी कि फेरस जो रहता है उसको Fe3+ यानी कि फेरिक जो होता है उसमें बदल देते हैं विथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली। ये जो चेन होती है 3 प्लेसेस में देखने को मिलती है जहां पर एटीपी प्रोड्यूस होता है। एक जहां एनएडी से एफएडी का जंक्शन हो, दूसरा जहां पर साइटोक्रोम बी से लेकर साइटोक्रोम सी का जंक्शन हो, और तीसरा जहां साइटोक्रोम ए से लेकर साइटोक्रोम A3 का जंक्शन हो। तो ये याद रखना है आपको। तो आप इसके लिए तो स्टेटमेंट लिखेंगे, ईच कैरियर इज रीऑक्सीजनेटेड एज इट पासेज द हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन अलोंग टू द नेक्स्ट मेंबर अंटिल द फाइनल स्टेप इज रीच्ड when oxygen accepts them to produce the H2O. The cytochrome is heme protein in which the iron atom can change from Fe6+ that is ferrous to Fe3+ that is ferric state with reduction and oxidation respectively. In this chain, at 3 places ATP is produced. That is the NAD to FAD junction, second at the cytochrome B to cytochrome C junction, and third at the cytochrome A to cytochrome A3 junction. सिट्रिक एसिड साइकिल को कभी कभी इंट्रासेल्युलर एनर्जी व्हील भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंट्रासेल्युलर एनर्जी व्हील कौन है, तो वो यही है, ये डबल ई है और ये एल है, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर एनर्जी व्हील भी कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल को, क्योंकि ये एक व्हील है जो कि बार बार टर्न करता है, घूमता जाता है, क्योंकि साइकिल है तो घूम रहा है व्हील, और इसके बदले लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल बनता है, H बनते हैं यानी हाइड्रोजन बनाई जाती है, जो कि हमें रेस्पिरेटरी चेन में रिक्वायर्ड रहती है। फिर उसको कैप्चर किया जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर किया जाता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो होती है प्रोसेस, ये कैसे होती है, जब हम एटीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल दें। तो आप लिखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंट्रासेल्युलर एनर्जी व्हील because as wheel turns, a large amount of fuel, that is hydrogen, is made available for the respiratory chain where it is captured and stored in ATP molecules. This is done by converting ADP to ATP. और ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत आसानी से वर्क कर लेती है अगर उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस वहां मिल जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहती है इसके लिए। और लास्ट में मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता रही हूँ कि एक बैलेंस शीट जो होती है यहाँ पर, जो पूरे कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को शो कर रही है CO2 और H2O में, वो अगर आपसे कोई रिएक्शन पूछ ले तो वो मैं आपको बता देती हूँ। C6H12O6 30 मेरा प्लस का साइन यहाँ ले लिया मैंने, मैं स्क्रीन पे देखती हूँ तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो आप इधर देखिए कॉपीज में देखें। 38 ADP को 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP बनाया जाता है। और इसमें से 38 जो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें जो 2 मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पर नेट गेन दिखा रहे हैं बाय ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल ईडेड 36 मॉलिक्यूल्स। तो ये एक प्रोसेस है, अब आपको याद तो ऐसे ही करना पड़ेगी। इसको याद करने के लिए आप सिंपली लास्ट में लिख देंगे आउट ऑफ दीज 38 ATP मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स हैव बीन नेट गेन बाय ग्लाइकोलिसिस। इनमें से क्या होता है, इस 38 में से 2 मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो तो ग्लाइकोलिसिस के नेट गेन होते हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस से हमें मिल जाते हैं।
2 एटीपी के मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन होता है। और क्रेब्स साइकिल में 36 एटीपी यील्ड होता है। 36 एटीपी क्रैब साइकिल से यील्ड होता है। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसको अगर 38 एटीपी उसको मिल जाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है 6CO2 में, 6H2O में और 38 एटीपी में। और जो 38 एटीपी होते हैं उसमें से 2 एटीपी तो हम ग्लाइकोलिसिस से लेकर आए हैं और 36 एटीपी जो है वो हम कहाँ से लाए, क्रेब्स साइकिल से लाए हैं। याद कर लिया। सो फाइनली यहाँ पर आपकी पूरी क्रेब साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं पढ़ाऊंगी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि जितनी भी बड़ी चीजें थी वो हमने आज कंप्लीट कर दी है। बस उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जैसे ही पूरा होगा हम लोग लिपिड मेटाबॉलिज्म की दुनिया में चले जाएंगे और फिर वो बहुत ईजी है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ एंड थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।